बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर को जब एसी करंट दिया जाता है तो वो कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, या एसी करंट कैपेसिटर में जाने के बाद किस तरह से बिहेव करता है। क्या कैपेसिटर एसी करंट को अपने अंदर से गुजरने में अलो करेगा? क्या कैपेसिटर एसी करंट को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कितना कर पाएगा? अगर कैपेसिटर करंट को रोकता है तो किस तरह से करंट को रोकता है और वो कितनी इंटेंसिटी के साथ रोकता है, यानी उस रेजिस्टेंस या उस इंपीडेंस का क्या फार्मूला है। और कैपेसिटर अपने अंदर जब करंट को समाता है, अपने अंदर करंट को जब स्टोर करता है या किसी भी चार्ज को स्टोर करता है, तो उसका क्या फार्मूला है। ये सब चीजें आप इस वीडियो के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। यहाँ पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं किया तो जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ हमें जरूर कमेंट करें। और उसके साथ साथ अगर आप ये एसी थ्रू कैपेसिटर को समझना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीसी थ्रू कैपेसिटर कैसे होता है, यानी कैपेसिटर में से जब डीसी करंट गुजरेगा तो फिर कैपेसिटर बिहेव कैसे करता है। ये समझने के लिए इससे कबल वाला हमारा जो वीडियो है, लेक्चर नंबर आपका होगा 6, उसको आप जरूर देखें, उसको आप समझें। उसके साथ आपके सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे कि वो डीसी में कैपेसिटर बिहेव कैसे करता है और यहाँ पर एसी में बिहेव कैसे करता है। सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी कैपेसिटर एसी करंट देने के बाद कैसे बिहेव करता है, तो उसके लिए एक चीज लाजमी है कि आप कैपेसिटर लें और उसके साथ कनेक्ट करें एसी सोर्स को, बस। अब अगर आपने कैपेसिटर लिया और उसको आपने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो अब आपका एक सर्किट तो बन चुका। अब आप यहां पर यह समझें कि एसी सोर्स आप दे रहे हैं। अब एसी सोर्स जब आप लफ्ज उठा रहे हैं तो यहां पर यह समझें कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह का होता है। अब इसके अंदर पॉजिटिव साइकिल भी है, इसके अंदर नेगेटिव साइकिल भी है। इसका मतलब जब एसी करंट कैपेसिटर के अंदर जाएगा तो उसके अंदर पॉजिटिव साइकिल भी जाएगा, उसके अंदर नेगेटिव साइकिल भी जाएगी। जब उसके अंदर पॉजिटिव साइकिल जाती है तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है पॉजिटिवली, और जब कैपेसिटर के अंदर नेगेटिव साइकिल जाती है तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है नेगेटिवली। तो या आप ऐसे कहें, जब कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज जाती है तो वो चार्ज को स्टोर करता है, नेगेटिव जाती है तो वो चार्ज को डिस्चार्ज करता है। अब ये कैसे, यहां पर आप साइकिल बाय साइकिल आप समझेंगे। अब हमारे पास ये है कि जब आपका हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो पॉजिटिव वाला है वो जाएगा इस कैपेसिटर के अंदर, तो कुछ ऐसे होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका इस एसी सोर्स पर अपीयर होगा तो यहाँ पर वोल्टेज है, लेकिन इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं है। नतीजे में ये होगा कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके फ्लो होंगे इस सोर्स की तरफ, उल्टा होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव प्लेट से या जो ये अपर प्लेट है इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे आपके सोर्स की तरफ, तो ये प्लेट, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, इसी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव, और फिर आप कहेंगे कि इन रिजल्ट अपर प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी प्लस क्यू। अब दूसरी चीज ये कि आपके पास ये जो लोअर प्लेट है, ये जो आपका सोर्स है, इस लोअर प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल इलेक्ट्रॉन देगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पॉजिटिव प्लेट से सोर्स की तरफ आए होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके सोर्स से फिर इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो ये प्लेट आपकी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये होगा कि हम कहेंगे कि आपकी ये जो प्लेट है ये अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुकी है, यानी यहां पर आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पॉजिटिवली। अब जब इसी सेम एसी सोर्स में से नेगेटिव साइकिल निकलेगा, तो जैसे आपने प्रोसेस अब ये समझा, इसको आप उलट से समझें। अब हम कहेंगे कि जब आप इसमें से नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसमें भेजेंगे तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का है वो रिवर्स होगा। पहले ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव प्लेट से निकलकर सोर्स में जा रहे थे, फिर सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। अब नेगेटिव साइकिल जाने से ये होगा
कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके नेगेटिव साइकिल से निकलकर सोर्स में जाएंगे और सोर्स से निकलकर आपके पॉजिटिव प्लेट में जाएंगे, और ये आपकी जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो नेगेटिव होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी जब आपका इसमें से साइकिल कौन सा जाएगा, ये नेगेटिव साइकिल जाएगा। तो अब ये जो चीजें हैं कि कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट्स किस तरह से चार्ज होती हैं, और वो उनके दोनों के बीच में कोई भी कंडक्टिंग चीज नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं, ये सब चीजें हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो कैपेसिटर्स वाला टॉपिक है उसके अंदर इंतहाई आसान तरीके से समझाई हुई हैं। अगर आपको कुछ यहाँ से बेसिक्स का मसला हो रहा है कि कैपेसिटर किस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मूव करवा रहा है, तो आप वो लेक्चर्स हमारे जरूर सुने। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम सिर्फ एसी करंट जब उसके अंदर जाता है तो वो बिहेव कैसे करता है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये हुआ कि आपका जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो रिवर्स हो गया जब उसके अंदर नेगेटिव साइकिल गया। नतीजे में कैपेसिटर आपका स्टोर करेगा चार्ज को इन ऑपोजिट मैनर। पहले चार्ज को स्टोर कर रहा था इस मैनर में, अब ऑपोजिट चार्जेस में अब स्टोर करेगा इस ऑपोजिट मैनर में, यानी इस तरह से। अब हम कहेंगे कि इन दिस वे कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस। पहले उसने चार्ज को स्टोर किया पॉजिटिवली, अब वो चार्ज को स्टोर करेगा नेगेटिवली। यानी कि जब चार्ज उसके अंदर पॉजिटिव थी तो वो खत्म हो जाएगी, फिर नेगेटिव आ जाएगी, फिर नेगेटिव के ऊपर जब पॉजिटिव आ जाएगी तो वो इस तरह से वो चार्ज डिस्चार्ज हमेशा कैपेसिटर जो है वो होता रहेगा। अब यहां पर ये है कि इस तरह से हमारा जो एसी करंट है वो कैपेसिटर के अंदर फ्लो होता है जब भी उसके अंदर कोई करंट जाता है। तो अब दूसरी चीज हमारे पास, अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें, इंतहाई आसान है। अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो उसके बाद आपको किसी भी किस्म की दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ध्यान से सुने, आसान है बिल्कुल। अब यहाँ पर यह है कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज स्टोर होती है तो उनका जो फार्मूला है वो ये है, Q इज इक्वल टू CV, यानी कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज वो बराबर होगी चार्ज के, जो भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर्ड है। मगर ये हमने फार्मूला पढ़ा था कैपेसिटर्स के अंदर, तब पढ़ा था जब वहां पर डीसी सोर्स या डीसी वोल्टेज दिया जा रहा था, और ये जो वोल्टेज है ये डीसी वोल्टेज है। आप यहां पर जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं बार बार, वो वोल्टेज है एसी वोल्टेज। अगर वो एसी वोल्टेज है तो इसलिए आपने ये जो वोल्टेज का V है इसकी जगह आपने वो फार्मूला रिप्लेस करना है जो एसी वोल्टेज का है, और वो हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब ये फार्मूला आप जब रिप्लेस करेंगे और पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो आपने Q की जगह Q लिखा, C की जगह C लिखा, लेकिन जहां पर V था आपने उसकी जगह लिख दिया V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये चार्ज वो चार्ज है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी जब उसको एसी सप्लाई दी जाएगी। ये फार्मूला भी आप याद कर लें। उसके बाद आप दूसरी चीज समझें, जब चार्ज इसके अंदर सप्लाई की जा रही है तो वो चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में ये चार्ज फ्लो हो रही है तो क्यों फिर हम ना फार्मूला करंट का लगाएं। इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि एज अ चार्ज मूव्स इट एक्ट्स एज अ करंट। जैसे ही चार्ज मूव होती है तो वो चार्ज करंट के तौर पर एक्ट करती है। तो इसलिए आप यहां पर फार्मूला करंट का जरूर लगाएंगे। इसीलिए हमने लिखा कि करंट का जो फार्मूला है वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। ये हमने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब ये जो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, आप इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, क्योंकि बार बार टाइम के साथ साथ चार्ज भी चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसके साथ डेल्टा लगा लेते हैं। अगर ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। आपने इसको करना है इक्वेशन 3, ना भी इक्वेशन 3 लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा इक्वेशन 3। अब आपके पास ये जो चार्ज वाला फार्मूला है जो कि इक्वेशन 2 है, वो पुट करेंगे इस Q की जगह पर। इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहां पर सेम I की जगह I लिखा और डेल्टा टी की जगह यहां पर डेल्टा टी लिखा,
जहां पर डेल्टा क्यू था वहां पर जो क्यू वाला वैल्यू था वो हमने यहाँ पर अब रिप्लेस कर दिया है c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने लिखा। अब आपके पास फार्मूला हो चुका है I इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आपने क्या करना है कि एक मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है ओमेगा सी यानी एंगुलर वेलोसिटी इनटू कैपेसिटेंस को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आप देखें ये मेरा जो है लेफ्ट हैंड है और ये आपका मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की तरफ से इक्वेशन आए है और राइट हैंड की तरफ से इक्वेशन ये वाली है। मैंने जो मल्टीप्लाई करना है WC को वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, आपकी भी राइट साइड है। तो जब आप मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया WC अपॉन WC को इससे, अब आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो WC है ये आया कहाँ से और ये आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ऐसे तो हमारी मर्जी है हम जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें। देखें, अगर आप लिखते हैं 2/2, 2/2, 2 में कैंसिल, जवाब क्या आएगा 1। और 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी लिए अगर आप लिखते हैं WC ओवर WC, ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिखने से मैथ्स की रूल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसलिए हमने सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करके इक्वेशन को बैलेंस रख सके। बहरहाल ये एक मैथमेटिक्स की बात है। यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया राइट साइड पर WC अपॉन WC। अगर मैं राइट साइड ना लिखता, अब मैं ऐसे फिर लिखता कि मल्टीप्लाई WC बोथ साइड, फिर मैं डिवाइड ना लिखता। अगर मैं डिवाइड लिखता हूं तो फिर वो एक साइड होगा सिर्फ। WC अपॉन WC जब किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। तो बाकी आपके पास बचा वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये जो आपके पास ओमेगा यहाँ पर डिवाइड में थी, जब वो इस डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गई ओमेगा इंटू डेल्टा टी। बाकी ये जो आपके पास है पूरा वैल्यू यहाँ पर आपने लिखा है वो बचा है। अब यहां पर आप देखें एक चीज, ओमेगा इंटू डेल्टा टी जो आपके पास है वो बराबर है 1 के। ये 1 के इसलिए बराबर है क्योंकि ये आपके वैल्यूज मैक्सिमम होंगे जब वहां पर एंगल 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री बराबर होती है 1 के। लेकिन अगर आप इसको ना भी देखें तो ये हम अभी इसके बाद ग्राफ बनाने वाले हैं, वहां पर आपको ये चीज वाजे हो जाएगी कि ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 कैसे। लेकिन यहां तक ये आप अज्यूम कर लें थोड़ा टाइम कि ओमेगा इंटू डेल्टा टी आपका बराबर है 1 के। जब आपका ओमेगा इंटू डेल्टा टी बराबर है 1 के तो आपने उनकी जगह लिख दिया 1। बाकी आपके पास बच गया आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा सी। अगर किसी भी चीज के नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब उसके नीचे 1 होता है। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, रूल है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ओमेगा सी के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, वहां पर 1 है। यहां तक तो आपने इस चीज को समझ लिया। अब एक चीज देखें, मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो इस तरह से C अपॉन डी, आपने उसको करना है डिवाइड, तो वो हो जाती है उल्टी, यानी वो हो जाएगी फिर D अपॉन सी। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाता है। और इसी तरह अगर कोई चीज इस तरह से डिवाइड में हो और आपने उसको कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लाई में, तो आप लिखते हैं A मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करके आप लिखते हैं C अपॉन डी। सेम ये चीज आपने मैथमेटिक्स के अंदर जरूर पढ़ी होगी 8th या 7th क्लास के अंदर, कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई बाय WC अपॉन 1 लिखा है तो आप जब साइन डिवाइड की देंगे तो वो जो राइट साइड वाला टर्म होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 1 अपॉन WC। ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। अब यहां पर आपके पास I इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन WC लिखा हुआ है। आपने जो है डिवाइड की जगह पर लेना होता है अपान, आपने डिवाइड की जगह पर दिया अपान। और ये जो पूरा टर्म है ये डिवाइड है, इसका मतलब इस पूरे को आप नीचे लिखेंगे 1 अपॉन WC। अब आपके पास ये फार्मूला आया है I इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 1 अपॉन WC। अब इसके अंदर पाई बाय 2 कैसे आता है और ये फार्मूला आगे कैसे चलता है हम यहां पर समझते हैं।
अब हमने इसको यहाँ पर लिखा है। देखें यहाँ पर एक चीज आप समझें कि इस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज के दरमियान और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है, जो एंगल का डिफरेंस है, वो है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को रेडियंस में पाई बाय 2 भी लिखा जाता है। अब ये डिफरेंस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान कैसे है, ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर, यहाँ तक आप ये अज्यूम करें कि ये है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं कि वो कैसे है। यहाँ पर अगर वोल्टेज के दरमियान और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो आपके पास ये जो एंगल ओमेगा टी है, इसके साथ आप 90 डिग्री ऐड करेंगे। अब ये 90 डिग्री हमें बताएगी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना डिफरेंस रखती है या कितनी एंगल का डिफरेंस रखती है। जब कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, तो उस दौरान उनमें जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, और वो हमने इसकी जगह 90 डिग्री लिखा है, उसके साथ प्लस किया है। अब इसी 90 डिग्री को अगर आप पाई बाय 2 रेडियंस में लिखें तो हम उसको पाई बाय 2 लिखेंगे, और ये आपका सेम फार्मूला आपका फिर अब ऐसे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा I इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब हम ये फार्मूला पढ़ेंगे रिएक्टेंस वाले टॉपिक के अंदर, जो इसके बाद आएगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये बराबर होता है I के। इसीलिए जहां पर वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा हुआ है, आप इन तीनों वैल्यूज को रिप्लेस करके आप उनकी जगह लिखेंगे आई नॉट। यानी कि अब आपके पास फार्मूला हो चुका है I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये बता रही है कि आपके पास कोई भी प्योर कैपेसिटिव अगर सर्किट होगा, तो उसके अंदर जो करंट है वो लीड कर रहा होगा बाय पाई बाय 2 रेडियंस, यानी कि वो 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा। अब करंट जो है वो किससे लीड कर रहा होगा? करंट जो है वो लीड करेगा, जाहिर सी बात है, वोल्टेज से। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। कितनी डिग्री से? 90 डिग्री। यानी करंट 90 डिग्रीज आगे है वोल्टेज से, और वोल्टेज 90 डिग्रीज पीछे है करंट से। और जो चीज पीछे होती है हम उसको कहते हैं कि वो लेग कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि करंट जो है वो लीड कैसे कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लेग यानी पीछे कैसे है। इस सवाल के जवाब को आप ऐसे समझें कि जब शुरू में, स्टार्टिंग में आपने एसी सप्लाई नहीं दिया था, तो उस टाइम ये जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था। अब ये कैपेसिटर जब अनचार्ज था और कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं थी, तो कैपेसिटर प्यासा था और कैपेसिटर को पानी चाहिए था, यानी कैपेसिटर को करंट चाहिए था। तो फिर जैसे ही आपने इसके साथ एसी वोल्टेज सप्लाई अटैच किया, तो ये कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था, उसने अपने अंदर जल्दी से करंट को ड्रा किया, क्योंकि वो बिल्कुल प्यासा था। इसी वजह से उसको करंट चाहिए, उसने जल्दी जल्दी अपने अंदर करंट को लेना शुरू किया। तो यहाँ पर बात यह होती है कि उसने शुरू में अपने अंदर जिस चीज को इन किया, उस चीज का नाम है करंट। तो यहाँ पर बात साबित हुई कि करंट ने किया है लीड कैपेसिटर के अंदर। तो हमने कहा कि व्हेन एसी वोल्टेज इज सप्लाइड टू द अनचार्ज्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर ड्रॉज मैक्सिमम करंट, दैट्स व्हाई करंट लीड्स। उसके बाद जब ये चार्ज आपका कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज्ड हो चुका, तो अब आप कहेंगे कि व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज्ड, then current diminishes and no further current flow, and then voltage appears and attains maximum level across the capacitor। जब आपके पास कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो अब कैपेसिटर के अंदर कोई भी जगह नहीं है कि करंट को अपने अंदर ड्रा करे या अपने अंदर उसको इन करे। तो करंट के अंदर या कैपेसिटर के अंदर जब प्यास बुझ गई, उसके अंदर पूरा पानी भर गया, अब ये अपने अंदर से करंट को अलो नहीं करेगा। नतीजे में ये होगा कि इस कैपेसिटर के अराउंड जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा। अब आपने यहां पर देखा कि इस कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बाद में हुआ है, पहले उसके अंदर करंट आया है। इसका मतलब आप कहेंगे कि वोल्टेज अपीयर्ड वेरी लेटर आफ्टर करंट कंप्लीटेड इट्स ड्यूटी। करंट ने
कैपेसिटर में जाने वाली जो ड्यूटी है वो कंप्लीट कर ली, करंट उसके अंदर अब जा चुका है। करंट के बाद अब आप होश आया है वोल्टेज को, अब वो जो है अपीयर हो रहा है कैपेसिटर के अराउंड, तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर ने के अंदर जाने में या कैपेसिटर के अराउंड अपीयर होने में वोल्टेज ने बहुत देर कर ली। इसी वजह से वोल्टेज जो है वो लेग करेगा और करंट जो है वो लीड करेगा। तो हमने यहां पर लिखा कि दैट्स व्हाई वोल्टेज लेग्स एंड करंट लीड्स इन द कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो ग्राफ है इसमें ये जो करंट वाली ब्लू लाइन है ये लीड कर रही है, और ये जो रेड लाइन है जो शो कर रही है वोल्टेज को, और ये कर रही है लेग, यानी ये पीछे है। ये करंट वाली लाइन आगे है, ये कर रही है लीड। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये लीड और लेग आपको कैसे पता चल रहा है? देखें, जब ये 90 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पर है, तो 0 के दरमियान और 90 के दरमियान जितना वैल्यू है वो 90 है। 0 से लेकर 90 तक, तो टोटल कितना हुआ 90। यानी कि यहाँ पर जो बीच में एंगल बन रही है वो 90 डिग्री बन रही है इन दोनों वेव्स के दरमियान, इन दोनों साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स के दरमियान। अब जब यहाँ पर या किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं वोल्टेज का, तो उसके लिए फार्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आप पढ़ के आए। करंट के लिए फार्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये जो V के साथ CT लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहां पर भी आप मालूम करना चाहें वोल्टेज को, तो ये फार्मूला उसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसी वजह से हमने उसके साथ T लगाया है, यानी वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम इज इक्वल टू V नॉट लिखें यहाँ पर, या वी एम या वी मैक्सिमम लिखें यहाँ पर, या आप वी पीक लिखें, बात सेम है। तो ये शो करेगा कि वोल्टेज आपका कौन सी पॉइंट पर कैसा है या कितना है। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो आपका करंट है ये कर रहा है लीड, इसीलिए आपने इसकी एंगल के साथ जहां पर सिर्फ ओमेगा टी था, तो अब आपने ऐड कर दिया +90, क्योंकि ये करंट अब 90 डिग्री आगे है। इसी वजह से आपने उसकी एंगल के साथ +90 डिग्री लगा दिया। अब आपके साथ ये है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +90 लिखें, या आई सी टी शो कर रहा है कि करंट ऑफ कैपेसिटर एट एनी मूवमेंट और एट एनी टाइम इज इक्वल टू करंट मैक्सिमम, जो भी करंट मैक्सिमम होगा, इनटू साइन ओमेगा टी +90। अब ये जो है आपकी इक्वेशंस, ये आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपने ड्रा की कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पर आपने इस इक्वेशन में आपने प्रूफ भी किया, और साथ में आपने यहाँ पर थ्योरेटिकली भी समझ लिया कि वो करंट लीड कैसे कर रहा है और वोल्टेज लेग कैसे कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह आपके पास जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो होती है, और कैपेसिटर को रेजिस्टेंस किस तरह से ऑफर की जाती है। तो मिलेंगे उस वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।